अब अधिक समय ना लेते हुए मैं मुजालदा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पीपीटी को लगाएं, शेयर करें पीपीटी को। जब तक मुजालदा जी पीपीटी लगा रहे हैं तब तक इसमें मैं बता दूं कि लेक्चर 3 में हमें क्या क्या पढ़ना था। लेक्चर 3 की जो हेडिंग थी वो थी पारितंत्र के कार्य। पारितंत्र के कार्य में जो पहला टॉपिक था वो था पोषण स्तर, ट्रॉपिक लेवल। मुजाल्ला जी जो आप अगर पेन से कर सकते हैं तो करिएगा। दूसरा जो टॉपिक था 10% ऊर्जा का नियम, लॉ ऑफ 10% एनर्जी। तीसरा टॉपिक था पारिस्थितिकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, जिसको हम आज पढ़ेंगे। चौथा था आहार श्रृंखला, इसको हम पढ़ चुके हैं। पांचवा था आहार जाल, फूड वेब, इसको भी पढ़ा जा चुका है। छठा था पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, इसको हमने 75% पढ़ लिया, 25% शेष है। और सातवां है पारिस्थितिकी अनुक्रमणता, इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए मुजालदा जी आप पीपीटी 14 लगाइए सीधा। बस ये देखिए, जब हम इकोलॉजिकल पिरामिड की बात कर रहे थे तो इकोलॉजिकल पिरामिड हमने देखा था 3 प्रकार के हैं। पहला था ऊर्जा पिरामिड, दूसरा था संख्या पिरामिड और तीसरा था ज्यौभार पिरामिड। हम ऊर्जा पिरामिड और संख्या पिरामिड को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तीसरा जो इकोलॉजिकल पिरामिड बनता है वो है बायोमास पिरामिड। आज हम बायोमास पिरामिड पर पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के पहले मैं पिरामिड के बारे में बता दूं कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं वो एक चित्रीय संरचना होती है जीवों के संबंधों का। और इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते समय हम आधार पर उत्पादकता को रखते हैं, आधार पर उत्पादकता को रखते हैं। पहला है ज्यौभार पिरामिड। अब हमें जो तीसरा टॉपिक पढ़ना है वो है बायोमास पिरामिड, ज्यौभार पिरामिड। बायोमास का जो अर्थ है कुल संचित कार्बनिक पदार्थ। बायोमास किसे कहते हैं? इसका है कुल संचित कार्बनिक पदार्थ। अब कुल संचित कार्बनिक पदार्थ कहां पर होंगे? एक निश्चित क्षेत्रफल में और एक निश्चित समय में जो संचित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है उसको हम बायोमास कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, बायोमास का अर्थ होता है संचित कार्बनिक पदार्थ। अब संचित कार्बनिक पदार्थ कहाँ होंगे? एक निश्चित क्षेत्र में होंगे और एक निश्चित समय में। अब आप इसको इस उदाहरण से समझिए। इसके लिए मैं 2 उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई पेड़ है, उसको हम काट लेते हैं, उसको कई टुकड़ों में कर देते हैं। काट के अब उसको छत पर सुखाने के लिए रख देते हैं और लगभग 1 साल तक सुखाने के लिए रखते हैं। तो हम क्या देखेंगे? जब हमने पेड़ काटा था, उसके टुकड़े किए थे, फिर जब हमने उसका वजन लिया था और 1 साल बाद जब वो छत पर सूख गया तो हमने जब उसका वजन लिया तो निश्चित रूप से वजन कम हो जाएगा। ये जो वजन कम है इसी को ही बायोमास कहते हैं, कुल संचित कार्बनिक पदार्थ कहते हैं कि कार्बन का प्रतिशत अब कितना रहा। एक तो ये उदाहरण। दूसरा हम एक उदाहरण से और समझ सकते हैं। जैसे ड्राई वेट, शुष्क भार कैसे निकाला जाता है। मैंने इसमें एक चित्र में भी दिया है कैसे निकाला जाता है ड्राई वेट, शुष्क भार। यदि मान लीजिए जंगल में कोई जानवर है, जानवर मान लीजिए कोई शेर ही है, तो उसका शुष्क भार कैसे निकालेंगे? शेर को शुष्क भार निकालने के लिए सबसे पहले उसके नाखून को निकाल देंगे, उसकी बॉडी में से नाखून को निकाल लेंगे, उसकी जितनी भी हड्डियां हैं उसको निकाल लेंगे, उसमें पानी की मात्रा निकाल लेंगे, उसका ब्लड निकाल लेंगे और उसके जो बाल हैं वो भी निकाल लेंगे। उसको निकाल लेने के बाद जब उसको सुखाएंगे तब उसमें कार्बन का प्रतिशत
आ जाएगा। समझ, मेरे ख्याल से अब आप समझ रहे होंगे जो वनस्पति में हम कार्बन की मात्रा को कैसे निकालेंगे और किसी जीव में हम कार्बन की मात्रा को कैसे निकालेंगे। चलिए, अब बायोमास पिरामिड दो प्रकार से बन सकते हैं। मुजाहिद जी थोड़ा आगे कीजिए स्लाइड्स को। बायोमास पिरामिड दो प्रकार से बन सकते हैं। पहला है वन परितंत्र में बायोमास पिरामिड बनेगा और दूसरा है जल परितंत्र में बायोमास पिरामिड कैसे बनेगा। आप इसको जरा ध्यान से देखिए। आप लोगों से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्पष्टता यह पूछा जाएगा कि भाई बायोमास पिरामिड वन परितंत्र में कैसे बनेगा और वही जल परितंत्र में कैसे बनेगा। मुजाल्ला जी की आवाज आ रही है, उसको म्यूट करिए। बायोमास परितंत्र दो प्रकार से होंगे, वन परितंत्र में कैसे बनेगा और जल परितंत्र में कैसे बनेगा। मैंने यहाँ दोनों के उदाहरण लिखे हैं। जैसे वन परितंत्र में हम चलते हैं। पहला, मान लीजिए किसी वन परितंत्र में 700 वृक्ष हैं, नीचे 700 वृक्ष भी लिखा है, और उन वृक्ष में जो शाकाहारी जीव हैं वो 70 हैं। वहीं उस में मांसाहारी जो जीव हैं वो 7 है। 70 शाकाहारी जीव हैं, मांसाहारी जीव जो है वो 7 है। अब इसका हमें चित्र निरूपण करना है, तो हम इसका चित्र निरूपण कैसे करेंगे। सबसे पहले हम उत्पादक को रखेंगे। उत्पादक यहाँ पर क्या है, वृक्ष, तो सबसे पहले वृक्ष आएगा, फिर दूसरे नंबर पर शाकाहारी जीव आएंगे और तीसरे नंबर पर मांसाहारी जीव आएंगे। मैंने जो ट्रायंगल शेप है उसके माध्यम से आपको समझाया है। अब इसका एक चित्र निरूपण और हो सकता है। मैंने जो गोले में जो बनाया है चित्र, उसमें सबसे नीचे मैंने कुछ फॉन्ट दिए हैं। जैसे वृक्ष को हमने किस रूप में बनाया है उसको समझाया है। उसके बाद हमने शाकाहारी जंतुओं को नीले रंग से क्रॉस किया है और मांसाहारी जंतुओं को लाल रंग से क्रॉस किया है। तो एक बनिन परितंत्र का जो चित्र बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा। इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका निष्कर्ष ये निकला ज्वार पिरामिड में वन परितंत्र का जो चित्र बनेगा वो सीधा बनेगा। अब हम आते हैं जल परितंत्र पर। जल परितंत्र में फाइटोप्लैंक्टन होंगे। इनका भार मान लीजिए हमने 1 किलो लिया है। छोटी मछली होंगी, इनका भार हमने 2 किलो लिया है। बड़ी मछली होंगी, इनका भार हमने 5 किलो लिया है। शार्क होंगे, इनका भार हमने 10 किलो लिया है। अब आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई फाइटोप्लैंक्टन जब हम उसको आधार पर ले रहे हैं तो सबसे ज्यादा तो फाइटोप्लैंक्टन पाए जाएंगे, तो उनका वजन 1 किलो क्यों। फाइटोप्लैंक्टन एक मोसेस है और ये छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। जब हम ज्वार पिरामिड की बात करते हैं, जब हम इनको निकालेंगे सारे, किसी मान लीजिए किसी झील है या जल है या तालाब है, उसके सारे हम फाइटोप्लैंक्टन को निकाल दें और उनको हम सुखा दें। सुखाने के बाद हम देखेंगे कि उनका वजन सबसे कम हो जाएगा। इसी तरह हम उस तालाब की सारी मछलियों को, छोटी मछलियों को निकाल दें, इसी प्रकार बड़ी मछलियों को निकाल दें, इसी प्रकार शार्क को निकाल दें, तो हम देखेंगे कि जो जितना बड़ा जंतु उसका वजन ज्यादा होगा, छोटी मछलियों का कम होगा, बड़ी मछली का उससे ज्यादा होगा और शार्क का ये हम स्थिति कब कर रहे हैं, हम स्थिति तब कर रहे हैं जब हम इसमें से कार्बनिक पदार्थ की गणना कर रहे हैं। और कार्बनिक पदार्थ की गणना कैसे करेंगे, हम उसके नाखून निकाल दें, हम उसकी हड्डियां निकाल दें, हम उसका ब्लड निकाल दें, हम उसके बाल निकाल दें, उसके बाद जो बचा हुआ और उसको हम सुखा दें, उसके बाद जो बचेगा वो कार्बनिक पदार्थ बचेगा। तो चलिए, प्लैंकटन 1 केजी आ जाएगा, छोटी मछली 2 केजी आ जाएंगी, बड़ी मछली 5 केजी, शार्क 10 केजी। तो उत्पादक को हम सबसे नीचे रखते हैं, उत्पादक को हमने सबसे नीचे रखा तो फाइटोप्लैंक्टन आ गया।
उसके बाद चित्र में देखिए ट्रायंगल जो चित्र बना है उसमें फाइटोप्लैंक्टन सबसे नीचे है, उसके बाद छोटी मछलियां हैं, उसके बाद बड़ी मछली है, उसके बाद शार्क है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब हम बायोमास पिरामिड के जलीय परितंत्र की बात करेंगे तो इसका चित्र हमेशा उल्टा बनेगा। अब देखिए, जल आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि बायोमास पिरामिड के तालाब परितंत्र में उसका चित्र निरूपण सीधा होगा, उल्टा होगा, पता नहीं, या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चाहे जल से संबंधित, चाहे झील आ जाए, चाहे तालाब आ जाए, चाहे नदी आ जाए, तो हमेशा उल्टा ही बनेगा। एक हल्का सा रिवीजन और जवाहर पिरामिड का। बायोमास पिरामिड का अर्थ है कि उसमें संचित कार्बनिक पदार्थ कितना है। संचित कार्बनिक पदार्थ की गणना हम एक निश्चित क्षेत्रफल में और एक निश्चित समय में करेंगे। शुष्क भार ड्राई वेट निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि वनस्पतियों में ड्राई वेट, जब हम उसको पेड़ को काटेंगे, उसके टुकड़े करेंगे, फिर उसको हम 1 वर्ष तक छत पर सुखाने के लिए रख देंगे, तो वो वजन आएगा, वो ड्राई वेट होगा, कार्बन की मात्रा होगी। इसी प्रकार जंतुओं में हम उसको जब जंतु को मारेंगे तो उसके नाखून को, उसकी हड्डियों को, उसके खून को, उसकी बालों को जब निकाल लेंगे और छत पर सुखाने के लिए रख देंगे, जब एक निश्चित समय के बाद जब वो सूख जाएगा, तब हम अंतर देखेंगे। जो पहले जब हमने मारा था शेर को उस समय और अब का अंतर तो निश्चित रूप से कम आएगा। उसको हम बायोमास पिरामिड की संरचना में निरूपण करते हैं। बायोमास पिरामिड 2 प्रकार के बनते हैं। एक वन परितंत्र में बायोमास पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, और जल परितंत्र में चाहे नदी हो, झील हो, तालाब हो, हमेशा उल्टा बनेगा। इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए मुजालदा जी, आगे पीपीटी 15 लगाइए। देखिए, मैंने यहाँ पे बायोमास पिरामिड को बताया है कि बायोमास पिरामिड हमेशा बनेंगे। वन परितंत्र या स्थल परितंत्र में सीधे बनेंगे, और जल परितंत्र या झील परितंत्र में हमेशा उल्टा बनेंगे। ये मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। चलिए, अब अगला टॉपिक पारिस्थितिकी अनुक्रमणता, इकोलॉजिकल सक्सेशन को पढ़ते हैं। मुजाल्ला जी थोड़ा आगे कीजिए स्लाइड्स को। बस, पारिस्थितिकी अनुक्रमणता। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको आनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी है जैसे पारिस्थितिकी अनुक्रमणता, और इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं ये जरूर आना चाहिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में आना। अब हम पढ़ते हैं क्या है पारिस्थितिकी अनुक्रमणता। मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। आप लेक्चर चल रहा है। देखिए, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं, या दूसरे समुदाय उनका स्थान ले लेते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। थोड़ा आपको टफ लगा होगा, मैं इसको सरल भाषा में बोल दूं कि ऐसी वनस्पतियां या ऐसे जीव समय के साथ जो वहां पर मूल वनस्पतियां व मूल जीव पाए जाते थे, उनको रिप्लेस करके नई वनस्पतियां और नए जीव जिस स्थान पर आ जाते हैं, उस प्रक्रिया को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे। किताबी भाषा थोड़ी टफ होती है, प्रैक्टिकली भाषा में मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर मान लीजिए किसी स्थान पर कोई जीव और वनस्पति पाए जाते हैं, तो उन जीव और वनस्पतियों को नए जीव और वनस्पति जब रिप्लेस कर देते हैं, तो इस क्रिया को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। अब आप मुझे लगता है समझ गए होंगे।
अब इसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो मैंने लिखा है हल्ट। एक हल्ट नामक वैज्ञानिक थे, HULT। हल्ट नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। अब सर्वप्रथम संकल्पना को किसने समझाया? क्वेश्चन हमेशा ऐसे आते हैं पीएससी में, अक्सर यही क्वेश्चन आते हैं कि शब्द किसने दिया इकोलॉजिकल सक्सेशन, संकल्पना को किसने समझाया? तो संकल्पना को वार्मिंग एंड क्लीमेंट्स ने 1906 या 1907 में समझाया। यहाँ सन इंपोर्टेंट नहीं है, ये आपसे सन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि मैंने लिख दिया है, वो एक अलग बात है, सन नहीं पूछेंगे। संकल्पना को समझाया ये पूछेंगे तो वार्मिंग एंड क्लीमेंट्स। इकोलॉजिकल सक्सेशन में ही एक संकल्पना और है, पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी। पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी, इसको हिंदी में बहुचरण सिद्धांत बोलते हैं। इसको समझाने वाले वैज्ञानिक टांसले महोदय हैं। इसको समझाने वाले वैज्ञानिक टांसले महोदय हैं। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में थोड़ी सी और, ये जो परिभाषा लिखी है वो तो किताब से लिखी है, व्यवहारिक परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं कि जब किसी क्षेत्र में कोई वनस्पति और जीव रहते हैं, उन वनस्पति और जीवों को दूसरी नई प्रजाति आकर उनको रिप्लेस कर देती है और नई प्रजाति वहां स्थापित हो जाती है, तो इस जो क्रिया है, इस क्रिया को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। शब्द सर्वप्रथम हल्ट ने दिया, संकल्पना वार्मिंग एंड क्लीमेंट्स ने दी, पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी टांसले महोदय का है। अब आता है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन निर्भर करती है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो निर्भर है तो तीन कारकों पर निर्भर होती है। पहला है जलवायु पर निर्भर होती है, वहां की मृदा पर निर्भर होती है, वहां की उत्पादकता पर निर्भर होती है। मेरे ख्याल से इकोलॉजिकल सक्सेशन आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। मुजालदा जी अगली पीपीटी लगाइए। देखिए, पर्यावरण में परिवर्तन, इन्वायरमेंट चेंज कैसे होता है, ये हालांकि इस इकोलॉजिकल सक्सेशन में ही इसकी भूमिका है, अभी हम आगे बताएंगे। दो कारणों से होता है, एक तो मानव जनित कारण होते हैं और एक प्राकृतिक कारण होते हैं। मानव जनित कारण कैसे होते हैं? कृषि भूमि और जंगल में आग, अगर जानबूझ के जंगलों में आग लगाई जाए मानव द्वारा अपनी सुविधा के लिए, और जो जंगल की भूमि को, जंगल को काट कर हम उसको कृषि भूमि में परिवर्तित करें, तो दूसरा है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में मैंने तीन चीजें लिखी हैं, एक तो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी आ जाए, दूसरा है वनाग्नि हो जाए, और तीसरा है भूस्खलन हो जाए, तो ये प्राकृतिक कारणों में आएंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, सक्सेशन के प्रकार। जो हम अभी इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ रहे हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन दो प्रकार का होता है। पहला है प्राथमिक अनुक्रमणता या प्राइमरी सक्सेशन, और दूसरा है द्वितीयक अनुक्रमण यानी सेकेंडरी सक्सेशन। अब हम आते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण को हम पहले समझें किसे बोलते हैं। वैसे क्षेत्र में जीवन का विकास जहां पहले कभी जीवन नहीं था, मतलब ऐसे क्षेत्र में हम जीवन विकसित करें जहां अब तक जीवन नहीं था, और ये जो है द्वितीय अनुक्रमणता से अधिक समय लगता है। सही बात है, यदि कहीं जीवन नहीं होगा तो वहां पर समय अधिक लगेगा जीवन डेवलप करने के लिए। और थोड़ा सा आगे करें मुजालदा जी स्लाइड को, थोड़ी सी देखिए। प्राथमिक अनुक्रमणता, प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है कि ऐसे क्षेत्र में जीवन का विकास जहां कभी जीवन नहीं रहा, जीवन नहीं रहा हो, तो यहाँ पर क्या द्वितीय अनुक्रमणता से अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ मृदा निर्माण की क्रिया शुरू होती है।
मिट्टी का निर्माण शुरू होता है। द्वितीयक अनुक्रमणता पर आती है। द्वितीयक अनुक्रमणता मतलब ऐसा कारण है, जैसे ऐसा क्षेत्र है जहां प्राकृतिक या मानवीय कारण से उस क्षेत्र की वनस्पति या जीव जंतु नष्ट हो गए हों और दोबारा उसके पश्चात उनका पुनः विकास होता है, तो इसे द्वितीय अनुक्रमणता कहते हैं। इनका विकास तीव्र गति से होता है। तीव्र गति से विकास इसलिए होता है क्योंकि मृदा का निर्माण हो चुका होता है। अब एक बार फिर से समझें। प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन उसको कहते हैं ऐसा क्षेत्र जहां जीवन का विकास कभी नहीं हुआ हो, पहली बार हो रहा हो। द्वितीयक अनुक्रमणता उसे कहते हैं कि पहले कभी जीवन रहा हो और मानवीय या प्राकृतिक कारणों से जीवन नष्ट हो गया हो और पुनः जीवन की उत्पत्ति हो गई हो, तो उसे द्वितीयक अनुक्रमणता कहते हैं। प्राथमिक अनुक्रमणता में समय अधिक लगता है। द्वितीयक अनुक्रमणता तीव्र गति से होता है। प्राथमिक अनुक्रमणता में यदि क्वेश्चन आ जाए समय अधिक क्यों लगता है, क्योंकि वहां का मृदा का निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। और द्वितीयक अनुक्रमणता में समय क्यों लगता है, क्योंकि वहां पर मृदा का निर्माण हो चुका होता है। मेरे ख्याल से आप लोग प्राइमरी और सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड लगाइए मुजाल्ला जी। देखिए, अब अनुक्रमणता इकोलॉजिकल सक्सेशन के कई चरण होते हैं। कई चरण होते हैं। मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि प्रत्येक चरण में अलग अलग समुदाय आते हैं। इन्हें सेरे कहते हैं, कहा जाता है। SERE, सेरे। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। SERE यानी सेरे। प्रत्येक चरण में अलग अलग समुदाय आते हैं, उन्हें सेरे कहते हैं। अब देखिए, एरो के माध्यम से मैंने दो चीजें लिखी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और यूपीएससी में सवाल आए हैं। पहला लिखा है पायोनियर। पायोनियर प्रजाति, इसकी हिंदी में लिख दिया मैंने अग्रगामी या नवीनतम समुदाय। आप हिंदी में आपको यहाँ बता दूं, हिंदी एक बार भूल भी जाओ पर पायोनियर को कभी मत भूलना, क्योंकि हो सकता है मैंने यहाँ अग्रगामी लिखा है, नवीनतम लिखा है, तो वहां हिंदी में आ जाए बिल्कुल नया समुदाय। कुछ भी हिंदी बनाई जा सकती है, परंतु पायोनियर इंग्लिश में पायोनियर ही रहेगा। पायोनियर का अर्थ क्या है, वहां पर आने वाली सबसे पहली प्रजाति या सबसे पहली जाति या सबसे पहली वनस्पतियां, उनको हम पायोनियर बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ये आता है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो सबसे पहली प्रजाति स्थापित होती है उसको कहा जाता है, तो आप आंसर होंगे पायोनियर। अगर उसमें ऑप्शन होगा तो आप उसको टिक लगाएंगे। हिंदी में भी हो सकता है अग्रगामी, नवीनतम, नवीन, सबसे नया, कुछ भी हो सकता है, पर पायोनियर होगा। दूसरा है क्लाइमैक्स सेरे। क्लाइमैक्स सेरे ये अंतिम समुदाय होता है। क्वेश्चन आ जाएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन में अंतिम स्थिति में कौन आता है, तो आप बताइए क्लाइमैक्स सेरे अंतिम समुदाय है, अंतिम स्थिति में आता है। मेरे ख्याल से ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। आप पायोनियर को ना भूलें, आप क्लाइमैक्स को ना भूलें। ये पायोनियर सबसे पहले आता है और क्लाइमैक्स बाद में आता है। चलिए मुजाल्ला जी थोड़ा सा आगे करिए स्लाइड को। देखिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन के जो चरण हैं, चरण कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। यहाँ इकोलॉजिकल सक्सेशन के 7 चरण हैं। मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। देखिए पहला चरण न्यूडेशन है। इकोलॉजिकल सक्सेशन का न्यूडेशन, हिंदी में इसका अर्थ गलत हो जाता है, इसलिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा। हिंदी थोड़ी अलग लिखी है, मैंने वनस्पति रहित लिखा है। न्यूडेशन
कि हिंदी आप समझ रहे होंगे। तो न्यूडेशन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो मिट्टी मिट्टी का नहीं आती है उस समय, तो क्या होता है कुछ लाइकेन आते हैं सबसे पहले। तो लाइकेन आते हैं, वो मिट्टी का निर्माण करना शुरू करते हैं। उस प्रक्रिया को न्यूडेशन कहते हैं। अब ये लाइकेन, ये पायोनियर समुदाय हो गए यहाँ के। जो मैंने अभी पहले पढ़ाया था ना, पहला चरण न्यूडेशन। न्यूडेशन नग्नीकरण होता है हिंदी में, और ये वनस्पति या जीव रहित होते हैं। तो सबसे पहले लाइकेन आते हैं, तो लाइकेन क्या हो जाएंगे, पायोनियर हो जाएंगे। लाइकेन आते हैं और मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। दूसरा चरण प्रवास, प्रवास का होता है, इसको माइग्रेशन बोलते हैं। प्रवास में क्या होता है, कुछ पक्षी आकर मल मूत्र का विसर्जन करते हैं। तो जब मल मूत्र का विसर्जन होता है तो मृदा के रूप में परिवर्तन शुरू हो जाता है। मुजाल्ला जी दूसरे चरण को पेन से करिए, प्रवास को, माइग्रेशन को। प्रवास, प्रवास में क्या होता है कि कुछ पक्षी बाहर से आते हैं और अपना मल मूत्र का विसर्जन करते हैं। तो मल मूत्र का जब विसर्जन होता है तो मृदा के गुण में परिवर्तन होता है। तीसरा चरण होता है उपनिवेशीकरण। उपनिवेशीकरण एसेस या कॉलोनाइजेशन कहते हैं, कॉलोनाइजेशन को। इस चरण में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की घासें उत्पन्न होती हैं। कई प्रकार की घासें उत्पन्न होने लगती हैं, उसको उपनिवेशीकरण कहती है। चौथा चरण होता है एग्रीगेशन, समूहन। देखिए इसकी इंग्लिश हमेशा पढ़ते रहिएगा, हिंदी में समूहन कहते हैं। एग्रीगेशन में क्या होता है, जब इन घासों की संख्या, जो कॉलोनाइजेशन में घास उत्पन्न हुई है, उनकी संख्या जब बहुत अधिक हो जाती है तो कई प्रकार की घासें होती हैं। मान लीजिए कोई हरी घास है, मान लीजिए कोई काली घास है, कोई सफेद घास है, तो ये अपना एक समूह बनाते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि जब मनुष्य उत्पन्न हुआ था और जब मनुष्य का धीरे धीरे विकास हुआ था, और विकास होने के बाद उन्होंने अपनी जाति, उन्होंने खुद को जातियों में वर्गीकृत कर लिया। जैसे कोई ब्राह्मण समुदाय बन गया, कोई क्षत्रिय समुदाय बन गया, कोई शूद्र समुदाय बन गया। इसी प्रकार ये घासों का भी समूह में एकत्रीकरण शुरू हुआ, इसको एग्रीगेशन कहते हैं। फिर पांचवा चरण प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। पांचवा चरण जो इसका नीचे लिखा हुआ है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हुआ। प्रतिस्पर्धा में क्या हुआ कि एक घास आई, उसने रिप्लेस किया दूसरी घास को, या घास ने रिप्लेस किया औषधीय पौधों को। मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं, घासों में आपस में वहां पर संघर्ष हुआ और वो रिप्लेस करने लगी। तो घासों ने रिप्लेस कर दिया औषधीय पौधों को। कुछ घासें ही रही, कुछ औषधीय पौधे बने और रिप्लेस किया। ये घास पेड़ों में क्यों परिवर्तित नहीं हो पाई, उसका एक कारण था, क्योंकि वहां पर मौसम की अनिश्चितता थी। उस काल में अधिकतर जमीन जलमग्न रहती थी और आग का खतरा बना रहता था। इस कारण से घास छोटी छोटी झाड़ियों में परिवर्तित हुई, एक बड़े पेड़ में परिवर्तित नहीं हो पाई। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि घास रिप्लेस, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है घास रिप्लेस झाड़ियों में ही क्यों हुई, बड़े पेड़ों में क्यों नहीं हुई। तो उसका कारण था, उसका कारण ये था कि जल, अधिकतर भूमि जलमग्न थी, और दूसरी, अगर घासें जलमग्न ना भी हो तो आग का खतरा रहता था और आग लगने से पूरी घास साफ हो जाती थी। तो घास छोटी छोटी झाड़ियों को ही में ही रिप्लेस हो पाई। फिर अगला आता है प्रतिक्रिया, रिएक्शन। प्रतिक्रिया में क्या हुआ इकोलॉजिकल सक्सेशन में, कि मौसम संबंधी परिवर्तन हुए। कई मौसम संबंधी परिवर्तन हुए। तो जैसे मौसम संबंधी परिवर्तन के बाद जो आखिरी चरण आता है वो स्थापना आता है, स्टेब्लिशमेंट आता है, या स्टेबलाइजेशन आता है। तो मौसमी अनुकूलन संबंधी, जो उस मौसम में रहने के अनुकूल जीव थे वो उस क्षेत्र में स्थापित हो गए, और इसी को अंतिम समुदाय क्लाइमैक्स सेरे कहा जाएगा। एक बार फिर से मैं समरी कर दूं। सक्सेशन कई चरण में होता है।
सबसे पहले इसमें जो जाति आती है उसे पायोनियर बोलते हैं, और सबसे आखिरी में जो समूह स्थापित हो जाता है उसे क्लाइमेक्स बोलते हैं। पहला जो चरण न्यूडेशन का होता है, यहाँ पर मिट्टी का निर्माण शुरू होता है, कुछ लाइकेन आते हैं, वो मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। दूसरा प्रवास होता है, कुछ पक्षी आकर यहाँ पर मल मूत्र का विसर्जन करते हैं, तो यहाँ पर मृदा के गुण में परिवर्तन होगा। जाहिर सी बात है, जब जैविक और फर्टिलाइज मिलेगा तो मृदा का कैरेक्टर परिवर्तित होगा। तीसरा उपनिवेशीकरण आता है, तो यहाँ पर कई घासें उत्पन्न होती हैं। चौथा समूहन एग्रीगेशन आता है, तो यहाँ पर घासों के समूह बनने लगते हैं। पांचवा प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होता है, तो स्पर्धा होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो घास हर चीज बड़ी बड़ी चीज आके रिप्लेस करती है। तो घास जो रिप्लेस होती हैं औषधीय पौधों से होती हैं, झाड़ियों से होती हैं, कटीले कटीली झाड़ियों से होती हैं। बड़े वृक्षों में इसलिए परिवर्तन नहीं हो पाया था क्योंकि घास जो थी उस समय एक आग का डर था, आग से घास समाप्त हो रही थी और जलमग्न हो रही थी घासें, इस कारण बड़े वृक्षों में परिवर्तित नहीं हो पाई। फिर वहां पर प्रतिक्रिया रिएक्शन हुई, मौसम संबंधी परिवर्तन हुए, और आखिरी में जब मौसम संबंधी परिवर्तन में जो जीव वहां पर फिट हो पाए, जो जीव सहन कर पाए, वो स्थापित हो गए, और इसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्लाइमेक्स समुदाय बोलते हैं। मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। अब इस टॉपिक का, इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक हम पढ़ेंगे। अब मुजालदा जी से रिक्वेस्ट करूंगा अगली पीपीटी लगाएं। आप मोबाइल और आवाज होती ना। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, पारिस्थितिकी उत्पादकता। ये आखिरी टॉपिक है, और चूंकि ये टॉपिक मैंने ले लिया है, ये यूपीएससी मेंस का टॉपिक है, अधिकतर ये मेंस में आता है, परंतु फिर भी हमें ये, हम सिर्फ इतना समझ लें कि इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती क्या है। मैं इसकी परिभाषा पढ़ रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए। किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक, कोष्टक में हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। सूत्र मैंने दिया है, प्रोडक्टिविटी बराबर बायोमास बटे एरिया। प्रोडक्टिविटी बराबर बायोमास बटे एरिया। हम इस सूत्र के माध्यम से ही परिभाषा निकालेंगे कि हम इसमें बस इतना लिखेंगे कि प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय में ऊर्जा की मात्रा को हम इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए, ये सूत्र ध्यान रखिए, प्रोडक्टिविटी बराबर बायोमास बटे एरिया, साथ में प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में ऊर्जा की मात्रा को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। समझ गए होंगे। प्रोडक्टिविटी दो प्रकार की होती है, एक है सकल प्राथमिक उत्पादकता और दूसरी है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता को जीपीपी कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता को एनएनपी, नेट प्राइमरी एनएनपी बोलते हैं। अब इसका दोबारा एक बार समरी कर दूं, पारिस्थितिकी उत्पादकता इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बराबर बायोमास बटे एरिया, कुल संचित क्षेत्र में कुल संचित इकाई में कुल एक इकाई और समय में ऊर्जा की मात्रा को प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी दो प्रकार की होती है, सकल प्राथमिक उत्पादकता, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। चलिए, ये आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ पारिस्थितिकी और पर्यावरण का
लेक्चर 3 अब हमने कंप्लीट कर लिया। लेक्चर 3 में जो हमने मुजाल्ला जी इसको अभी हटा दीजिए, डिस्प्ले मुझे ही कीजिए। लेक्चर 3 में हमने जो पढ़ा था, पोषण स्तर को समझा था, टॉपिक लेवल को समझा था, 10% ऊर्जा के नियम को समझा था, लॉ ऑफ 10% एनर्जी। आज हमने पारिस्थितिकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम को समझा, हमने आहार श्रृंखला को देखा, हमने आहार जाल को देखा, हमने इकोलॉजिकल पिरामिड को देखा, हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन को देखा, और हम इस तीसरा लेक्चर को भी सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया। अब इस लेक्चर के माध्यम से जो यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे हैं, अब हम उनको करेंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ बता दूं, यूपीएससी में और पीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। पीएससी में आप रट के पास कर सकते हैं, पर यूपीएससी में आप रटिए अच्छी बात है, पर समझ जब तक आप समझे नहीं है, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और हमने यहाँ पर जो अपना टारगेट रखा, हमने जो रखा कि हम चीजों को समझें, हम चीजों को एक दूसरे से लिंक करें, तभी हम उनका आंसर दे पाएंगे। चलिए, अब हम यूपीएससी के क्वेश्चंस लेते हैं। मुजाल्ला जी क्वेश्चंस लगाइए और बड़े धैर्य के साथ हम उनको पढ़ेंगे। और सबसे पहली बात तो यही होती है यूपीएससी में कि क्वेश्चन ही समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम आंसर को निकालेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जो यूपीएससी की वर्ष 2013 की परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, उनके ऑप्शंस पढ़ूंगा। यदि कोई स्टूडेंट जिन्होंने लेक्चर 3 का पार्ट ए, बी और सी देखे हैं, उनसे निश्चित रूप से क्वेश्चन बन जाएंगे, इसमें मुझे कतई शक नहीं। आप इनका आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन, घास स्थलों में वृक्ष, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो अभी अभी हमने पढ़ा है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूं। घास स्थलों में वृक्ष, इकोलॉजिकल सक्सेशन पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते। देखिए, ऑप्शन ए है कीट एवं कवकों के कारण, ऑप्शन बी है सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, ऑप्शन सी है जल की सीमाओं और आग के कारण, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। इसका मतलब है आप लोगों ने पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आप इसका ऑप्शन सी है जल की सीमाओं और आग के कारण, क्योंकि अभी अपन ने डिस्कस किया था। परंतु अगर मान लीजिए आप भूल भी जाओ आज का लेक्चर, तो मान लीजिए थोड़ा सा आप इसमें ना कॉमन सेंस लगाइए। इकोलॉजिकल सक्सेशन में कहीं भी हमने जो कीट एवं कवकों का बहुत ज्यादा योगदान नहीं है, सीधा लाइकेन का योगदान शुरू में होता है कि जो मृदा का निर्माण की प्रक्रिया शुरू करती है। इसलिए ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता। सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण इसकी तो कहीं से कहीं चर्चा ही नहीं हुई, तो ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो वो भी गलत हो गया। तो बचा क्या, जल की सीमा और आग के कारण। मुजाल्दा जी इसके जस्ट पहले की पीपीटी 17 लगाइए, मैंने इसका कहाँ ऑप्शन लिखा है जरा बता दूं बच्चों। पीपीटी 17। मुजाल्ला जी पीपीटी
17 लगाइए, हम वहां ले चलते हैं बच्चों को कि वहां पर इसका ऑप्शन दिया गया है। चलिए, जब तक पीपीटी 17 लगती है तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा। जब हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के चरण पढ़ रहे थे, वहां पर हमने एक पायोनियर को पढ़ा था। हम्म और पायोनियर जो नवीनतम प्रजाति आती है, पहली प्रजाति आती है, उसको पायोनियर बोलते हैं। हमने क्लाइमेक्स समुदाय को पढ़ा था। फिर हमने उसके चरण बताए थे। पहला चरण न्यूडेशन का बताया था, दूसरा प्रवास का, तीसरा उपनिवेशी का। जो हमने चरण बताए थे सम्मोहन का, हाँ बस यही वाली। तो यहाँ जो प्रक्रिया है, मैं समझता हूँ इसका जो पांचवा चरण है। मुजालदा जी ऊपर कीजिए पीपीटी को। पांचवा चरण जो है प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का है। इस प्रतिस्पर्धा में ही घास दूसरी घास या दूसरे वृक्षों, कटीले झाड़ियों आदि को प्रतिस्पर्धित करते हैं, या एक बड़ा वृक्ष दूसरे, हम विपरीत स्थिति भी ले सकते हैं, बड़ा वृक्ष घासों को क्यों प्रतिस्पर्धित नहीं कर पाता, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। यहीं से वो आंसर आया हुआ है। चलिए, अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं यूपीएससी का। मुजालदा जी पीपीटी 19 लगाइए, इसको बढ़ाइए पीपीटी को। शायद मुजालदार जी ने हाँ, आ गया। चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी यूपीएससी 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। बस आप लोगों को करना क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना है और फिर मनन करना है कि हमने ये पढ़ा क्या था और पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान, देखिए हिंदी बहुत टफ है, दिक् स्थान का ही नहीं निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है। ऑप्शन ए संक्रमिका इकोटोन, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी कर्मता इकोलॉजिकल निक्के, ऑप्शन सी आवास, ऑप्शन डी आवास क्षेत्र। अब इसको बताओ, कोई भी विद्यार्थी जिसको भी इसका आंसर आ रहा हो कृपया बताएं, क्योंकि ये हमने लेक्चर 3 के पार्ट ए में पढ़ा है ये चीज को। आप यहां पर देखिए, एक कार्यात्मक भूमिका, फंक्शनल कि मैंने एक टर्म पढ़ाया था, वो पढ़ा, बच्चे भूल गए हैं कोई बात नहीं, परंतु हम इसको पढ़ते रहें। इसका मैं आंसर बता दूं, एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, आकाश जी ने आंसर दिया है, दूसरे ने भी आंसर सही दिया है, इकोलॉजिकल निके। जब हम अब इसके लिए पीपीटी 2 लगाइए मुजालदा जी, इसका आंसर जानने के लिए पीपीटी 2 लगाइए। जब हम शुरुआत कर रहे थे और हम आवास और निके में अंतर को पढ़ रहे थे कि एक तरफ हम आवास दे रहे थे और हमने बताया था हैबिटेट आवास। आवास क्या है, एक बड़ी कॉन्सेप्ट है और इसमें कई प्रकार के जीव निवास करते हैं। और निके जो है उस प्रजाति में, उस जीव में, उसके पारिस्थितिक तंत्र में उसके स्थान का पता चलता है, उसको निके बोलते हैं। आप मैंने यहाँ पर देखिए निके निवास्य में पॉइंट नंबर 3, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है वो निवास्य है, निकेत है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कार्यात्मक भूमिका, इंग्लिश में इसमें लिखा होगा या तो फंक्शनल यूनिट होगा या फंक्शनल रोल होगा।
तो कहीं कोई बात नहीं है, हिंदी में थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन पूछा है, परंतु आप चीजों को रिलेटेड करेंगे तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। मैंने नंबर 3 पॉइंट पे निके को फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम कहा है। अब मुजालदा जी सवालों को लगाइए पीपीटी 19। हाँ देखिए, एक आया है कि समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करते हैं। तो कौन करता है कार्यात्मक भूमिका का? इकोलॉजिकल निके करता है। यहाँ यह प्रतीत होता है कि आप लोगों ने कल मुजालदा जी ने आपको बताया था कि आप पार्ट ए और पार्ट बी का रिवीजन कर लें, उसके बाद ही आपको सवाल देने में आसानी, आंसर देने में आसानी हो। मैं स्टूडेंटों को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यूपीएससी परीक्षा में रिवीजन मस्ट है। आप रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे और मैंने आपको बताया भी कि कहाँ पढ़ाया है। चलिए अब इसका क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है परितंत्रों, परितंत्र का मतलब है इकोसिस्टम, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? देखिए यूपीएससी में सबसे बड़ी बात तो होती है क्वेश्चन समझ में आना। तो मैं यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बता देता हूँ। यहाँ पर जो उत्पादकता है ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक उत्पादकता कहाँ पाई जाती है, फिर उससे कम किस में पाई जाती है, फिर किस में, और सबसे कम किस में पाई जाती है। और ठीक है, अब ऑप्शन है ए महासागर, झील, घास स्थल, मैग्रोव। ऑप्शन बी है मैग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। ऑप्शन सी है मैग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। ऑप्शन डी है महासागर, मैग्रोव, झील, घास स्थल। ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन डी सही नहीं है। चलिए अब इसको करें। देखिए इसका जिक्र हमने कहीं किया नहीं है, ये बात सही है पूरे लेक्चर में, परंतु हमें ए सी आंसर सही है जिसका भी है, जय टू ऑल जो भी है। परंतु जब हम पूरा लेक्चर 3 को हम इस पर अप्लाई करेंगे, लेक्चर 3 को पूरा हम अप्लाई करेंगे तो हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। यह भी क्वेश्चन 2013 में आया, यूपीएससी की 2013 में। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है। हमें इतनी चीज हमें पता है कि मान लीजिए जब हमें किसी बड़े क्षेत्र को, बहुत बड़ा क्षेत्र को हम लेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास 100 रोटियां हैं और हमारे पास 1 लाख व्यक्ति हैं, तो उन 100 रोटियों का डिवाइडेशन 1 लाख व्यक्तियों में होगा तो कितनी कितनी रोटी के टुकड़े मिलेंगे, किस किस को? बहुत कम मिलेंगे। अब इसी तरह महासागर है, महासागर बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तार होता है, जैसे प्रशांत महासागर, जैसे आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक, हाँ इस तरह के जो महासागर होते हैं बहुत बड़े क्षेत्र में होते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी? जाहिर सी बात है महासागर की उत्पादकता सबसे कम होगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि महासागर का क्षेत्रफल ही इतना ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले ऑप्शन महासागर किस किस में दिए। ए में महासागर दिया है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। डी में भी महासागर सबसे पहले दिया है, ए ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि महासागर में सबसे कम प्रोडक्टिविटी होगी, तो सबसे आखिर में जो महासागर दिया होगा वो इसका ऑप्शन होगा। जब हम आखिरी में जाते हैं तो ऑप्शन सी में महासागर सबसे आखिरी में दिया है, तो एक तो ये कॉमन सेंस से निकल गया कि मैग्रोव वन, घास स्थल, झील और महासागर, ये इसका ऑप्शन होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात। अब दूसरी बात क्या है कि जैसे कि मैग्रोव वन जो होती है, हमने सबसे पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर में पढ़ा था कि मैग्रोव वन लवणीय जल में उपस्थित होते हैं, लवणीय जल में होते हैं, और जहां जल लवणीय होगा वहां पर जो जीवों की संख्या असंख्य होगी। मैग्रोव वन को हमने चित्र के माध्यम से समझा था और हमने बताया था कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मैग्रोव वन की होती है।
हमें ये पता था, तो मैंग्रोव सबसे पहले होगा, दूसरे नंबर पर घास स्थल होगा, तीसरे नंबर पर झील होगा, चौथे नंबर पर महासागर होगा। इसका आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ें। क्वेश्चन 4, ये भी यूपीएससी की 2013 के एग्जाम में आया है। ये क्वेश्चन इतना सरल है परंतु जटिल करके दिया है। अब आपको इसका आंसर आपको बताना है। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है खाद्य श्रृंखला में पहला कथन है खाद्य श्रृंखला एक क्रम का निर्देशन करती है जिससे जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। अब आप आहार श्रृंखला पर मनन कीजिए, फूड चेन को मनन कीजिए कि फूड चेन में हमने क्या पढ़ा है। दूसरा कथन है खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरा है खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं को जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। कथन सही है। ए केवल एक, बी 1 और 2, सी 1 2 3, डी कोई नहीं। चलिए हम इसका एनालिसिस करते हैं। कोई आंसर देना चाहे तो प्लीज स्वागत है, 5 सेकंड है, कोई बात नहीं। हम एनालिसिस करें। आंसर आए हैं इसका ए जिसने आंसर दिया है वो सही है, सी इसका गलत आंसर है। देखिए खाद्य श्रृंखला को हम समझें। मैंने खाद्य श्रृंखला में जब हम पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था एक रेखीय संरचना होती है, एक लाइनर संरचना होती है जो यह निर्देश करती है कि कौन सा जीव किस जीव को द्वारा अपने आहार को प्राप्त करता है। मैंने आपको बताया था जैसे घास, घास को खाएगा खरगोश, यानी खरगोश ने घास को खाया। वहीं खरगोश को खाएगा, खरगोश को मान लीजिए खरगोश को मान लीजिए किसने खाएगा, खरगोश को कौन खा सकता है, खरगोश को मान लो भालू खा लिया और फिर उसको कोई सांप खाएगा या बाज खाएगा। इस तरह से मैंने संरचना बनाई। तो पहला कथन तो सही है कि यह एक जीव जो दूसरे जीव को खाता है उसकी जानकारी देती है, उसके भोजन के बारे में बताती है, इसलिए पहला कथन सही है। दूसरा कथन खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, ये कथन बिल्कुल ही गलत है। एक जाति नहीं होती, कई जातियां होती हैं। जैसे घास, घास को भाई चूहा ने खा लिया है, खरगोश ने खाया, खरगोश को खाया शेर ने, शेर को, ये अलग अलग जातियां हैं, एक ही जाति नहीं। तीसरा खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है, ये भी कथन असत्य है कि ऐसा नहीं है, संख्याओं का निर्देशन नहीं करती। इसलिए इसका ऑप्शन केवल एक, जो ये ऑप्शन इसका सही है। इसको मैंने कहाँ पढ़ाया था, इसके लिए मैं मुजालदा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पीपीटी 7 ले, पीपीटी 7 लगाइए मुजालदा जी। देखिए पीपीटी 7 आ गई। पीपीटी 7 में मैंने परिभाषा दी है, किसी परितंत्र में एक जीव अपने भोजन के लिए किस जीव को खाता है। तो जो क्वेश्चंस में जो पहला ऑप्शन है वो है खाद्य श्रृंखला एक क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। मतलब सही बात है। मैंने उदाहरण भी दिया था घास पारितंत्र में, घास जब घास टिड्डे द्वारा खाई जाती है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है और बाज का डिकम्पोजर हो जाता है। तो पहला कथन सही हो गया। दूसरा कथन था इसका कि खाद्य श्रृंखला एक ही जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। अब आप देखिए घास पारितंत्र में
घास एक अलग जाती है, टिड्डा अलग जाती है, मेंढक अलग जाती है, सांप अलग जाती है, बाज अलग जाती है, डीकम्पोजर अलग जाती है। तो ऑप्शन 2 तो गलत हो ही गया। अब ऑप्शन 2 गलत हो गया। अब ऑप्शन 3 आता है कि खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती निर्देशन करती। यहाँ संख्याओं का निर्देशन नहीं होता कि किस जीव ने, यहाँ ये निर्देशन नहीं हो रहा कि टिड्डे ने 100 घास खा ली, या ये निर्देशन नहीं हो रहा कि मेंढक ने 10 टिड्डे खा लिए, या ये भी निर्देशन नहीं किया गया है कि सांप ने 10 मेंढक खा लिए। हर श्रृंखला में मैंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है। अब आइए अपन क्वेश्चंस पे। पीपीटी 20 लगाइए मुजाल्ला जी। देखिए क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चंस पे यदि आपको मात्र फूड चेन की क्या होती है इतना ही पता है, और मैं बता दूं ये इतना सरल क्वेश्चन है कि आज क्लास 4 का बच्चा इसको पढ़ता है, बस इसको टफ करके दे दिया है आपको। पहला ऑप्शन तो सही है, नो डाउट। दूसरा ऑप्शन भी आपको क्लियर है, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंदर पाई जाती, नो डाउट। तीसरा ऑप्शन भी क्लियर है, इसलिए इसका आंसर ये है केवल एक। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न 5। मुजाल्ला जी थोड़ी स्लाइड को आगे कर दीजिए। बस बस। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से किस पिरामिड के द्वारा पोषक स्तरों का हमेशा सही निरूपण नहीं होता। यहां पर हमने इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़े हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड में हम 3 प्रकार के पिरामिड जानते हैं, ऊर्जा पिरामिड, संख्या पिरामिड, व्यवहार पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड में, संख्या पिरामिड में और व्यवहार पिरामिड में यहाँ पूछा ये जा रहा है कि ऐसा पिरामिड आपको बताना है जिसमें यह स्पष्ट नहीं है कि उसका चित्रीय निरूपण उल्टा होगा कि सीधा होगा। समझ रहे हैं आप? आपने, अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। आंसर सी आया है, व्यवहार पिरामिड। व्यवहार पिरामिड में तो निश्चित होता है, और निश्चित ये होता है कि वन परितंत्र का पिरामिड सीधा बनेगा और जल परितंत्र का पिरामिड उल्टा बनेगा, यह निश्चित है और मैंने ये पढ़ाया है आपको, इसलिए ऑप्शन व्यवहार पिरामिड तो हो ही नहीं सकता। अब हम आते हैं, पहले चलते हैं हम ऊर्जा पिरामिड पर, एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड को मैंने बताया है कि एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधे बनते हैं, उसका चित्र हमेशा सीधा बनेगा, अपग्रेड रहेगा, इसलिए एनर्जी पिरामिड तो हो ही नहीं सकता। व्यवहार पिरामिड को भी मैंने स्पष्ट किया है कि व्यवहार पिरामिड का जब हम वन स्थल का चित्र बनाएंगे तो सीधा बनेगा हमेशा, और जब हम जल स्थल का चित्र बनाएंगे तो उल्टा बनेगा। अब आता है संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड में जब हम घास परितंत्र को बना रहे थे तो सीधा बन रहा था, और जब हम वृक्ष परितंत्र को बना रहे थे तो उल्टा बन रहा था। तो मैंने वहां नोट करके लिखाया था कि संख्या पिरामिड का चित्र कैसा बनेगा यह निश्चित नहीं है। इसको जानने के लिए हम पीपीटी 11 की ओर चलेंगे। मुजालदा जी पीपीटी 11 लगाइए, इसका आंसर वहां छुपा है। देखिए पीपीटी 11 आ गई। पीपीटी 11 में 2 प्रकार के पारितंत्र के इकोलॉजिकल पिरामिड बनेंगे, एक घास पारितंत्र, एक वृक्ष पारितंत्र। घास पारितंत्र का चित्र जो ट्रेंगल बना है वो सीधा बना है, जैसे कि सबसे नीचे घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज। उसी तरह जब वृक्ष पारितंत्र पे आएंगे, थोड़ा आगे करिए मुजाल्दा जी इस पीपीटी को। वृक्ष पारितंत्र पे आएंगे तो वृक्ष 1 है, चींटियां 1000 हैं, छिपकली 100 है और पक्षी 10 हैं। तो वृक्ष चूंकि उत्पादक आधार पर आएगा, सबसे पहले आएगा, तो ये चित्र उल्टा बन गया। मैंने यहाँ लिखा है संख्या पिरामिड उल्टे एवं सीधे दोनों हो सकते हैं, स्पष्ट लिखा है। मतलब यहाँ पर यह निश्चित नहीं होगा कि जो इनका चित्र बनेगा वो उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा।
ठीक है, अब क्वेश्चन पे आइए। मुजाल्ला जी क्वेश्चन पे आइए। इसके आगे की स्लाइड है मुजाल्ला जी। हाँ, नीचे करिए, थोड़ा थोड़ा नीचे करिए कुछ स्लाइड, बस। देखिए, निम्नलिखित में से किस पिरामिड के द्वारा पोषक तत्वों का हमेशा सही निरूपण नहीं होता? ऊर्जा पिरामिड का मैं बता ही चुका हूं। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधे बनेंगे। जलभार पिरामिड में मैंने बताया था कि जो स्थल का पिरामिड सीधा और जल का पिरामिड उल्टा बनेगा। उसी तरह यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता कि संख्या पिरामिड में घास स्थल का परितंत्र कैसा बनेगा, तो आप बता दीजिए सीधा बनेगा। इसी तरह क्वेश्चन ऐसा आता कि संख्या पिरामिड में वृक्ष परितंत्र का चित्र कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। परंतु यहाँ यह निश्चित नहीं है। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि उस किस पिरामिड के द्वारा पोषक स्तरों का हमेशा सही निरूपण नहीं होता, तो इसका आंसर होगा, आंसर ए संख्या पिरामिड। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन 6। आगे कीजिए मुजाल्ला जी स्लाइड को। स्लाइड को थोड़ा आगे कीजिए मुजाल्ला जी। और ऊपर कीजिए। चलिए, जब तक मुजाल्ला जी स्लाइड को ऊपर करेंगे, इस यही स्लाइड में सबसे नीचे वाला क्वेश्चन है, तब तक मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ कि क्वेश्चन, हाँ यही वाला क्वेश्चन है। किसी एक आहार फसल पर क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन पीड़कनाशी का छिड़काव किया जाता है। आहार श्रृंखला का क्रम है, पहला है आहार फसल, दूसरा है मूसक, तीसरा है सर्प, चौथा है बाज। फिर आगे है, इस आहार श्रृंखला में पीड़कनाशी की अधिकतम सांद्रता संचित होगी। ऑप्शन ए आहार फसल में, ऑप्शन बी मूसक में, ऑप्शन सी सर्प में, ऑप्शन डी बाज में। ये क्वेश्चन यूपीएससी की 2010 की परीक्षा में आया है। क्वेश्चन सुनने में टफ है, मतलब है सरल। देखिए क्या रहा है, एक कह रहा है कि यदि किसी फसल में हम या तो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का छिड़काव कर दे, तो जो आहार श्रृंखला का क्रम क्या है? सबसे पहले जो छिड़काव होगा आहार फसल पर होगा। दूसरे नंबर पर जो आहार फसल को खाने वाला मूसक भी इसको प्राप्त करेगा। मूसक यानी चूहा होता है, आहार फसल को खाएगा चूहा, तो इसके अंदर भी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड जाएगा। तीसरे नंबर पर मूसक को सर्प खाएगा, तो इसके अंदर भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जाएगा। चौथे नंबर पर बाज आएगा, जो सर्प को खाएगा, तो इसके अंदर भी जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक सांद्रता किस पर होगी, कहां होगी सबसे अधिक सांद्रता। ठीक है, अब मान लीजिए किसी फसल को चूहे ने खाया, तो चूहे के अंदर भी पेस्टिसाइड या पेस्टिसाइड आएगा। जितने भी आंसर आ रहे हैं वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, इसलिए गलत आंसर आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, इसका क्लैरिफिकेशन मैं अब यहां दे रहा हूं। कोई फसल को जब चूहा खाएगा तो उसके अंदर पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का गुण आएगा। जब सांप चूहे को खाएगा तो सांप में जो गुण आएगा, तो वो आहार फसल और मूसक दोनों के गुण आएंगे सांप में। मतलब सांप में मैंने जब आपको पढ़ाया था 10% ऊर्जा का नियम, ये क्वेश्चन सही आया है। अभी अभी जो क्वेश्चन दिया, आंसर दिया है किसी सज्जन ने, वो आंसर सही है। 10% ऊर्जा का नियम क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है। ठीक है, जब ये ट्रांसफर होती है तो जहां बाज जो है सबसे ट्रॉपिक लेवल बाज का सबसे ज्यादा है,
तो जब कोई विष आहार फसल से मूसक से गुजरेगा, मूसक से सर्प से गुजरेगा, सर्प से बाज पर गुजरेगा, तो सबसे ज्यादा गुण बाज पर आएगा। भले ही 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, परंतु बाज पर सबसे ज्यादा इसका असर होगी, सबसे ज्यादा सांद्रता यहीं पर होगी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, बाज। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। और इसके लिए मुजालदा जी पीपीटी 5 की ओर ले जाइए इसको समझने के लिए। पीपीटी 5 में हाँ 10% ऊर्जा का नियम पढ़ाया था। ऊर्जा का नियम लिंडमैन साहब ने दिया था। और मैंने आपको यहाँ ये भी बताया था कि यहाँ पर कैलोरी नहीं पूछी जा रही है, नहीं आप कैलोरी के हिसाब से लगा दें। यहाँ पर वो विष सबसे ज्यादा किसमें संचित होगा, तो सबसे ज्यादा ट्रॉपिक लेवल बाज का होता है। बाज को कोई नहीं खाता, तो ये तो जो विष है तो धीरे धीरे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में संचित होगा, दूसरे से तीसरे में होगा। यहाँ पर 10% एनर्जी जरूर संचित हो रही है, परंतु विष की मात्रा सबसे ज्यादा बाज में हो। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। हाँ चलिए, अब ये अभ्यास प्रश्न है। ये अभ्यास प्रश्न भी किसी न किसी पीएससी में आए हुए। इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसके उत्तर आपको ही देना है। पहला है पारिस्थितिकी अनुक्रमणता इकोलॉजिकल सक्सेशन में पायोनियर है। ऑप्शन ए क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स सेरे अंतिम समुदाय, ऑप्शन बी अग्रगामी समुदाय नवीनतम समुदाय, और तीसरा है मध्य समुदाय, डी है उक्त में से कोई नहीं। आंसर बी बिल्कुल सही। तो सॉरी मैंने बता दिया, इसको बताना नहीं चाहिए था। जब हम इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पायोनियर और के बारे में पढ़ा था। आप इसका उत्तर स्वयं देंगे। अगला क्वेश्चन, मुजाल्ला जी थोड़ी सी स्लाइड को आगे कीजिए। जैव भार पिरामिड बायोमास पिरामिड वन परितंत्र में बनेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दिया है, वन परितंत्र दिया है। तो बायोमास पिरामिड दो तरीके से बन रहे थे, एक तो वन परितंत्र, एक जल परितंत्र। तो वन परितंत्र में कैसे बनेंगे बायोमास पिरामिड? ऑप्शन ए हमेशा सीधे, ऑप्शन बी हमेशा उल्टे, ऑप्शन सी सीधे व उल्टे दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें कैसे बन रहे थे आप समझिए। हमने आपको बताया था कि वन परितंत्र बायोमास पिरामिड में कैसे बन रहे थे। सही सही। चलिए आगे कीजिए अब इसको, स्लाइड्स को मुजालदा जी। आप मुजाल्ला जी थोड़ा सा आगे करिए स्लाइड्स को। बढ़ाइए। हाँ चलिए अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? देखिए इकोलॉजिकल जो सक्सेशन में पढ़ा रहा था, उस इकोलॉजिकल सक्सेशन में मैंने चरण पढ़ाए थे कि सबसे पहले क्या होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है, तीसरे नंबर पे क्या होता है, चौथे नंबर, पांचवें, सातवें। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है यूपी की पीसीएस परीक्षा में 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन के चरण को समझना है कि पहले क्या होता है, दूसरे नंबर पे क्या है, प्रक्रिया को समझना है। अब ऑप्शन ए दिया है नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। ऑप्शन 2 दिया है प्रवास, नग्नीकरण, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। ऑप्शन सी में है आस्थापन, प्रवास, नगरीकरण, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। ऑप्शन डी में है स्थिरीकरण, प्रतिक्रिया, नगरीकरण, प्रवास, आस्थापन।
अभी जो मैंने पढ़ा शायद कुछ समझ में ना आया हो, परंतु जब आप चरण देखेंगे तो पहला चरण का न्यूडेशन का था। न्यूडेशन अर्थात नग्नीकरण का चरण था। पहला चरण मैंने बताया था कि वहां पर मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, कुछ लाइकेन आते हैं और लाइकेन को पायोनियर पायोनियर नवीनतम समुदाय बोलते हैं। तो सबसे पहला चरण न्यूडेशन नगरीकरण का था। यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो शुरुआत नगरीकरण से होनी है, तो ऑप्शन ए में ही है, बी में है नहीं, सी में नहीं, डी में नहीं। अब इसका आंसर आपको स्वयं निकालना है कि इसका आंसर क्या है। कोई स्टूडेंट यदि आंसर देना चाहे तो आंसर बता दे। हाँ, एक आंसर आया है प्रदीप पाल का। हाँ, रीता मैडम का भी आंसर आया है, वो भी सही है। अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न 10 की ओर हम एक क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। एक पारितंत्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर ध्यान रखना है, असत्य पूछा जा रहा है। ए, एक जीव उस पारितंत्र के एक ही आहार श्रृंखला का भाग होता है। दूसरा, एक जीव उस पारितंत्र के कई आहार श्रृंखला का भाग हो सकता है। सी, पारितंत्र में खास श्रृंखला जटिल होती है। डी, जटिल खास श्रृंखला संतुलित पारितंत्र के लिए अनुकूल होती है। अब हम ऑप्शंस पर पढ़ते हैं। पहला है, एक जीव उस पारितंत्र के एक ही आहार श्रृंखला का भाग होता है। अब जैसे आहार श्रृंखला का भाग होता है, ये ऑप्शन आहार, एक जीव कई आहार श्रृंखला का भाग होता है। मान लीजिए चूहे को सांप खा लेता है तो चूहे को बाज भी खा सकता है, तो कई आहार श्रृंखला का भाग हो गया। दूसरा, एक जीव उस पारितंत्र के कई आहार श्रृंखला का भाग हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, पारितंत्र में खास श्रृंखला जटिल होती है। मैंने पढ़ा था खास श्रृंखला जितनी जटिल होगी पारितंत्र उतना ही मजबूत होगा, तो ये कथन भी सही है। डी है, जटिल खास श्रृंखला संतुलित पारितंत्र के अनुकूल होती है। बहुत बढ़िया। बैलेंस पारितंत्र वही होगा जहां ऑप्शन अधिक होंगे, जहां एक जीव को कई जीव खा सकते हो, ऐसे ऑप्शन अधिक होंगे। तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। असर तो पूछा गया है, इसलिए आंसर बताइए। चलिए मुजालदा जी, आज की क्लास खत्म हुई और आपने देखा होगा कि जिस भी सज्जन ने इसके लेक्चर 3 के पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों अच्छे से सुन भर लिए हों और अपने नोट्स बना लिए हों, तो मैं ये समझता हूँ कि इनके यूपीएससी में आने वाले क्वेश्चन को धैर्य से पढ़ा जाए तो इनका आंसर देना आसान होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर तो और सरल होते हैं। यदि प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैंने 4 आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, यदि 4 में से यदि एक भी क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं दे पाते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको इस लेक्चर को दोबारा पुनः सुनने की आवश्यकता है। इसके साथ ही मैं आदरणीय अजय खड़े सर से अनुरोध करूंगा कि आप माइक का संचालन सर करें। आदरणीय अजय खड़े सर। हाँ हरीश जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा लेक्चर, और जो प्रश्नोत्तर थे वो भी अच्छी तरह एक्सप्लेन किए गए बच्चों को, जो कि पढ़ाई के दौरान ये सबसे जरूरी कड़ी होती है कि यूपीएससी में जो आए हुए प्रश्न हैं उनको समझ ले। जब तक आप क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझ लेते तब तक आपने पढ़ा जो है वो आपको ज्यादा फायदेमंद नहीं रहता। इसलिए आप जो भी घटक पढ़ रहे हो और लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो, उस पर जो यूपीएससी में पूछे गए जो विगत 4-5 वर्षों के जो प्रश्न है उनको आप सही ढंग से समझ ले। ये समझ के पढ़ने के बाद में आपको अच्छी तरह से पढ़ने में भी आसानी होगी, अंडरस्टैंडिंग में भी आसानी होगी, और आगे उसी घटक से किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं ये थोड़ा हमें उससे समझ में आ जाता है। तो जो भी अपनी रणनीति होती है उसमें ये बहुत अहम घटक होता है कि विगत वर्षों के प्रश्नों को देखना। फिर भी हरीश जी ने आपको सभी प्रश्न आपको रिवाइज करा दिए हैं, और ये 2 पीपीटी है वो आपको शेयर हो जाएगी ग्रुप पे। लोकेश जी और लक्ष्मण जी आपको ये शेयर कर देंगे,
उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, या फिर हरीश जी को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। और अभी 2021 का भी शेड्यूल आ गया है यूपीएससी का। तो 2021 में यूपीएससी की प्रिलिमिनरी एग्जाम जून माह में है। किस तारीख को है आप लोगों ने देखा होगा, किसी को पता हो तो शेयर करो नोट इस पे। जून महीने में प्री दी गई है ना। किस किस ने देखा 2021 का जो शेड्यूल है यूपीएससी का? 23 जून। अगर जून महीने में परीक्षा है तो हमारे पास जो दिन है 12 महीने से कम है, बराबर है। अभी हमारे पास जो समय है 12 महीने से कम है, क्योंकि 10 महीने में हमें प्रारंभिकी के साथ में मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी करनी है। जिन विद्यार्थियों को लग रहा है कि 2021 में ही हमें सक्सेस पानी है, तो आपको साइमल्टेनियसली मेंस को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। और अगले 4 महीने तक कम से कम मेंस के जो 50% आपका कवर हो जाना चाहिए। ऑप्शनल और जीएस 1, 2 और इथिक्स जो पार्ट है उनको आपने अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और अभी जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर आप हर महीने अभी अच्छी तरह से देखना शुरू कर दे। ये करंट अफेयर आपको मेंस के लिए भी और प्रारंभिक के लिए भी दोनों में काम आएंगे। अगर आपको कोई डाउट होते हैं पढ़ते समय तो जरूर आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। आपके डाउट्स हम क्लियर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। किसी को अभी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हरीश जी भी है, मैं भी हूँ, और बाकी जो स्टूडेंट्स भी है साथ में। तो हम चर्चा करके कोई भी समस्या हो, डाउट हो तो उसका समाधान निकाल सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? तो लोकेश जी, लक्ष्मण जी, हम लेक्चर को रोकते हैं फिर, ठीक है? हरीश जी, अगले धन्यवाद सर। संडे हैं। जी जी सर, बिल्कुल अच्छा लेक्चर रहा, अच्छा लेक्चर रहा, सरल भाषा में। अभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, और वो 1-2 बार और रिवाइज कर लेंगे तो पर्यावरण परिस्थिति के लिए उनको और कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। जी जी, बहुत अच्छा लेक्चर रहा सर। धन्यवाद मुजाल्ला जी। ओके, बाय। ठीक सर, नमस्ते सर। नमस्ते।